हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो, हर हर महादेव। तो अब हमारी आज की जो है, आज आपकी मेरे ख्याल से आपकी चौथी क्लास है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? हम लोगों ने इंडियाज 40 पढ़ लिया है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और इंडियाज की एप्लीकेबिलिटी पढ़ ली है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो ये जो टॉपिक है ना, अपना अपना बहुत ही मस्त टॉपिक है। मुझे तो बहुत पसंद है ये टॉपिक। बहुत ही मतलब ना, ऑसम टॉपिक है। मतलब ना, ये एकदम ना प्रैक्टिकल चीजों को कनेक्ट करेगा कि आप सारी चीजों को देख रहे होंगे। ये अभी जो जो आप इसमें पढ़ेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये टॉपिक। और ये इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पर्पज के लिए। और बहुत ही इजी टॉपिक है, वेरी इजी। समझ में आपको इतना आएगा ना, मतलब अब पूछो मत, आपको खुद ही पढ़ने में आप कहोगे कि सर क्या ही एकदम पानी लग रहा है एकदम ये। तो बहुत अच्छा है, आपको पढ़ने में ना बहुत मजा आएगा बच्चों। मुझे तो एक्साइटमेंट हो रही है इसको पढ़ाने में। ठीक है। तो इंडियस 41 एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अच्छा, आप क्या चाहते हो कि देखो, मैंने आपसे बोला था कि जब भी हम लोग कोई नई टॉपिक पढ़ेंगे उससे पहले हम लोग पुराना क्या पढ़ा है हम लोग रिवाइज करते हैं। तो हम लोग रिवाइज करें क्या? अभी मैंने कल ही रिवाइज कराया था, तो चलो एक दिन स्किप करके फिर कल रिवाइज कर, लेकिन कल जरूर रिवाइज करेंगे हम लोग। ओके। इंडियस 41 भी रिवाइज करेंगे, 40 भी रिवाइज करेंगे, और आपका अप्लीकेबिलिटी भी रिवाइज करेंगे। तो चलो आ जाओ, इंडियस 41 एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ये आपका एक नया है। ये आपने सीए इंटर में आपका नहीं था। ये आपका सीए इंटर में नहीं था। बहुत सारे टॉपिक आपको ऐसे आएंगे कि जो आपने इंटर में पढ़े हैं वो फाइनल में भी है। जैसे बोरोइंग कॉस्ट, जैसे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इन सब में आपको कुछ नया पढ़ने को मिलेगा, लेकिन ये आपके लिए पूरा नया है। और इसलिए और आपको और एकदम ऐसा ना, ऐसा नया नया लगेगा पूरा पढ़ने में, और आपको अच्छा लगेगा। तो चलो आ जाओ, हम लोग डायरेक्ट अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो एग्रीकल्चर एक्टिविटी सीधा, अगर किसी से पूछा जाए एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या होती है, तो वो डायरेक्ट यही बोलेगा सर, खेती। कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी मतलब क्या हुई कि अगर सर कोई खेती कर रहा है तो वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। क्या ये बात सच है? सर बिल्कुल सच है कि खेती बाड़ी तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती ही है, लेकिन सर इसके अलावा भी कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। देखो खेती, आप जो डायरेक्ट कह रहे हो कि खेती एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? कोई रीजन है उसका? नहीं सर, वो एग्रीकल्चर मतलब हो गया आपका कृषि, कृषि यानी कि खेती। तो देखो खेती में क्या होता है, खेती करने से क्या होता है कि आपका कुछ जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मतलब आप बीज लगाते हो, फिर उससे फसल उगती है, मतलब एक बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आप समझ रहे हो? मतलब एक स्टेज से चलकर कोई चीज जो है वो आगे जाके कुछ और उसका उत्पत्ति हुई। डेट इज बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे ह्यूमन होते हैं, उनका एक युवा अवस्था होता है, वृद्धा अवस्था होता है। तो ऐसे ही जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी खेती में, मतलब वहां से वो बीज लगाए, फिर उसको पूरा खेत को जोते हैं, फिर उसके बाद जो है उसमें से फल निकले या कोई भी अनाज निकला। तो कोई ना कोई चीज जो है उससे उत्पत्ति हो रही है, या कोई जो है आपका कोई नया कुछ बन रहा है। दैट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। आपका प्रोड्यूस क्या हो रहा है? एज एग्जाम्पल, अगर आप शुगर केन की खेती करते हैं, तो पहले आप जो है जो शुगर केन होता है उसके आप प्लांट्स लगाते हैं। फिर उसके बाद उससे आपको क्या मिलता है? शुगर केन मिलता है। मिलता है ना? पहले बीज लगाए, फिर आपको शुगर केन मिला। फिर शुगर केन से आपने क्या बनाया? शुगर बनाया। तो इस शुगर क्या हो गया? आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया। सॉरी, शुगर हो गया आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोसेस करने के बाद। जैसे आपको खेत से क्या मिला? आपको खेत से मिला आपको गन्ना, शुगर केन। तो वो हो गया आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब खेती करने से आपको क्या मिला? गन्ना। फिर आपने गन्ने को भी प्रोसेस करके उसको क्या बना दिया? चीनी, शुगर। तो वो आपका क्या हो गया? एक तरीके से आपका स्टॉक हो गया। दैट इज नॉट कवर हियर। आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस is not covered in under India's 41, that is covered under India's 2, or depend on its circumstances। तो आपको समझ में आ रहा है क्या क्या चीजें यहाँ पे कवर है? मतलब आपका कुछ ना बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। देखो, एक सेकंड।
देखो क्वेश्चन आजकल जो ना इंडियस में ये भी आ रहे हैं कि आप बताइए ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी है ही कि नहीं। नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं। तो आपको पहले ये एनालाइज करना पड़ेगा यहाँ पे बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपका बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं। तो सर आप तो खेती बाड़ी वाला प्लांट्स वाला तो बता दिए सर। जो जैसे हम लोग कुछ लोग क्या करते हैं, मछली पालन करते हैं, फिश। और कुछ लोग गाय चरागाह रखते हैं, मुर्गे पालते हैं, मुर्गा मुर्गी। मुर्गा कौन पालता है, मुर्गियां पालते हैं लोग। और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे भी मतलब पशुपालन का काम लोग करते हैं। तो सर क्या वो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में आएगा? सर वो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में आएगा। सर ऐसा क्यों, उससे क्या बन रहा है? देखो बच्चों, गाय से आपको दूध मिल रही है, तो ये हो गया आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। आपको कुछ ना कुछ तो मिला ना उससे, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। गाय से बछड़े मिल रहे हैं, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। सर, सर कुछ लोग इंसान पाल रहे हैं। अच्छा, वाह, मतलब क्लैप। ऐसे कुछ भी मत बोलो, ठीक है? जो चीजें वैलिड है वो बोलते हैं। तो समझ में आ गया, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि देखो इंडेल्स 41, देखो अभी मैं पढ़ना चालू करूंगा तो फिर हम लोग पढ़ते ही रहेंगे। थोड़ा एक ना ओवरव्यू लेके पढ़ोगे तो आपको ज्यादा सही रहेगा। आपको ना पढ़ने में फिर मजा आएगा, तो आप पहले जान लो। अभी 5-10 मिनट पहले हम लोग बात करते हैं, एक बार सुन लेते हैं सारी चीजें, फिर उसके बाद तो सब पानी लगेगा। तो देखो, अब मैंने मैंने आपसे क्या बोला कि आपका जहाँ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चाहे वो लिविंग प्लांट हो या वो लिविंग एनिमल हो। यहाँ पे दो बायोलॉजिकल एसेट्स कवर है, लिविंग प्लांट और लिविंग एनिमल, और कोई भी नहीं। सर लिविंग ह्यूमन, चुप रहो, बकवास मत करो। ठीक है, तो लिविंग प्लांट और लिविंग एनिमल, तो ये दोनों यहाँ पे कवर है। तो सर ये जो भी प्लांट्स हो रहे हैं या एनिमल आप बता रहे हैं, इनको मैनेज करना, जैसे कि कुछ तो बाहर पड़े हुए हैं, बेबीज बर्थ हो रही है। और जैसे कुछ कुछ चीजें तो अपने आप उग जाते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे पेड़ पौधे हो गए अपने आप उग जाते हैं। तो सर वो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में कवर होगा। तो देखो इंडियस 41 जो कवर होता है वो ये बोलता है कि जो एक मैनेजमेंट होना चाहिए, एक मैनेजमेंट मतलब कोई एक इंटरप्राइज है या कोई बिजनेस है, उसमें एक तीन चीजें हो सकती है तभी वो माना जाएगा। सबसे पहला उसका होना चाहिए कि कैपेबिलिटी टू चेंज, मतलब मैनेजमेंट का इतना फंक्शन होना चाहिए कि वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो उसको चेंज कर पा रही है। मतलब आप उसको बीज से आप उसको फसल निकालें, तो कुछ आपने मैनेजमेंट किया होगा ना, आपने बीज लगाया होगा ना, आपके पास मैन पावर होगा ना, आप उतना, आपके पास पावर है उतना, जिसको कहते हैं एबिलिटी टू चेंज। कैपेबल, आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए चेंज होने की, तो वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगी। दूसरा, आपको क्या होना चाहिए, आपको एक मैनेजमेंट होना चाहिए उसको चेंज करने का। मतलब मैनेजमेंट कहने का मतलब क्या है कि आप उसमें जो है एक प्रॉपर मैनेजमेंट कर रहे हो। जैसे कि क्या होता है, कुछ कुछ जब हम लोग खेती करते हैं तो कहीं कहीं नमी ज्यादा चाहिए होती है, तो आप उसमें पानी डाल रहे हो, समझ रहे हो, प्रॉपर टेम्परेचर दे रहे हो। तो ये सब आप एक मैनेजमेंट कर रहे हो, तभी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में आएगी। और तीसरा, आप उसको मेजर भी कर पा रहे हो टाइम टू टाइम, मतलब उसमें कितनी न्यूट्रिशन आपको मिल रही है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मेजर कर पा रहे हो। तो ये जब ये तीनों चीजों का समन्वय होगा तभी जाके एग्रीकल्चर एक्टिविटी आएगी। सर बहुत भारी भारी आप बोल दिए, ठीक है, कुछ भी इधर उधर हो गया सब। तो देखो अभी सिंपल सा बात ये समझो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी यानी लिविंग प्लांट और लिविंग एनिमल, जहाँ पे बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे वो उनकी ग्रोथ हो, चाहे उससे आपको कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिले। ग्रोथ तो सर होगी ही। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यानी कि सर क्या, उससे आपको कोई या तो कोई आपको क्या मिले, फसल कुछ मिल रहा है, या तो आपको जैसे प्लांट उससे एनिमल से आपको क्या मिल गया, आपको दूध मिल गया। समझ गए? एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो इंडेक्स 41 कहाँ तक लगेगा। जैसे आपने जो है एक एज एग्जाम्पल, आपने शुगर केन की खेती चालू की। एक सेकंड।
आपने शुगर केन की खेती चालू की, आपने अपना जो है उसका बीज लगाया, तो सर ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगी, बिल्कुल होगी सर, एग्रीकल्चर एक्टिविटी मानी जाएगी। आपने उससे शुगर केन बनाया, मतलब उसको मैन्युफैक्चरिंग, ये आपने खेती किया, शुगर केन आपका निकला, तो सर शुगर केन आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटी में कवर है? हाँ बिल्कुल कवर है। शुगर केन के बाद वो क्या हो गया, शुगर निकला आपसे, मतलब आपने उसको प्रोसेस किया मशीनरी जो जैसे भी करके उससे आपको चीनी मिला, तो सर चीनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी हुई क्या? नहीं, चीनी सर आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि जहां पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का प्रोसेस खत्म हुआ, उसके बाद से अगर कोई प्रोसेस चालू हो रहा है तो वहां से आपका वो माना जाएगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, बल्कि वो आपके लिए स्टॉक है, आप उसका बिजनेस कर रहे हो। अब आप उसको चीनी को बेचोगे, यानी आपको इंडेस 2 लगाना होगा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। समझ में आ रहा है ना? तो यानी अगर मैं कहना चाहूँ कि सर शुगर केन पे इंडेस 41 लगेगा, बिल्कुल लगेगा। सर शुगर पे लगेगा? सर शुगर पे कैसे लगेगा, शुगर पे तो इंडेस 2 लगेगा। यानी इसको एक सिंपल लाइन में बोलूं कि खेत से जो आपको मिला वहां तक की प्रोसेस पे आपका इंडेस 41 लगेगा, या डायरेक्ट एनिमल से जो आपको मिल रहा है उस पे आपको क्या लगेगा, एग्रीकल्चर एक्टिविटी इंडेस 41 लगेगा। सर पनीर पे लगेगा क्या? गाय से या भैंस से सीधा पनीर निकलता है क्या? नहीं ना, तो उस पे नहीं लगेगा। सर वो क्या कहते हैं उसको, सिगरेट पे लगेगा क्या? अच्छा, टोबैको की पहले खेती होती है बच्चों, फिर उसके बाद टोबैको का वो निकलता है, फिर उसके बाद जो वो प्रोसेस होता है, तो टोबैको नहीं, जो डायरेक्ट आपको मिले खेती से, तो वहां तक आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो बहुत मस्त टॉपिक है। अभी देखो पढ़ने में मजा आ रहा है, बताने में तो अभी पढ़ने में और मजा आएगा। अभी अंदर की चीजें तो बहुत कैजुअल है, बहुत ज्यादा। चलो, अब आ जाओ हम लोग पढ़ना चालू करते हैं, बहुत बातें हो गई। पढ़ो ना हम। चल, तो देखो, एग्रीकल्चर एक्टिविटी होता क्या है? एक सेकंड, ये टैब मैं घुमा लूं क्या? ठीक है, तो देखो, इट रेफर्स टू मैनेजमेंट, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है मैनेजमेंट। इट रिफर्स टू मैनेजमेंट बाइंग एन एंटिटी, मतलब एक जो बिजनेस है, एक एंटिटी है जो मैनेजमेंट कर रही है, किस चीज के लिए, ऑफ द बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, उसका वो क्या कर रही है, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है। सर बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? आ जाओ, लगे हाथ जो है बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को देख लेते हैं। सर बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज प्रोसेस ऑफ ग्रोथ और प्रोडक्शन। ग्रोथ यानी उनका एज फैक्टर ग्रोथ हो रहा है, या उनकी उनकी प्रोसेस में लेवल्स में ग्रोथ हो रहा है। शुगर केन, मतलब शुगर के पहले बीज लगे, फिर शुगर केन हुए, फिर प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ उसमें उत्पादन हो रहा है। डीजनरेशन, मतलब उसकी जो है, या तो डीजनरेशन, प्रोक्रिएशन। डीजनरेशन मतलब होता है कि उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी में कुछ कमी आ रही है, कुछ प्रोडक्शन करने से बहुत सारे बाय प्रोडक्ट निकल जाते हैं, आपका बहुत सारा वेस्टेज हो जाता है, तो वही वो बोल रहा है। प्रोक्रिएशन हो रहा है, कुछ क्वालिटी बढ़ रही है, जिससे क्या हो रहा है, देखो, डेट कॉजेस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस इन द बायोलॉजिकल एसेट्स। ऐसा ऐसा चेंजेस हो रहा है, तो देखो मैंने इसमें बताया भी हुआ है। अभी ग्रोथ क्या होता है, प्रोडक्शन तो मालूम ही है, ग्रोथ मतलब देखो क्या लिखा हुआ है मैंने, ये जो ग्रोथ है ये आपका इंक्रीज इन क्वांटिटी, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ एन एनिमल और अ प्लांट। दो ही चीज यहाँ पे कवर है सर, एनिमल और प्लांट। देखो बायोलॉजिकल एसेट, यहाँ पे बायोलॉजिकल एसेट्स आया, तो बायोलॉजिकल एसेट देखो मैंने यहाँ बताया हुआ है सर, लिविंग प्लांट और लिविंग एनिमल। सर डेड एनिमल नो, लिविंग एनिमल। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहोगे सर कहाँ लिखा है ऐसा, तो यहाँ पे आप लिखो लिविंग एनिमल। ठीक है बच्चों, तो आ जाइए, अब क्या लिखा है, डी जनरेशन प्रोक्रिएशन। देखो डी जनरेशन में क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज इन क्वांटिटी और डिटेरियोरेशन इन द क्वालिटी, मतलब उसकी क्वालिटी में या तो थोड़ी कम हो रही है, या तो क्वांटिटी कम हो रही है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो। प्रोक्रिएशन, क्रिएशन ऑफ एडिशनल लिविंग एनिमल और प्लांट, प्लांट से नए नए प्लांट जो है उत्पन्न होते रहते हैं, और एनिमल में कुछ बेबीज बर्थ हो गई, तो वो चीज।
तो समझ में आ गया आपको। बायोलॉजिकल एसिड्स का मतलब लिविंग प्लांट, लिविंग एनिमल, और आपका बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो देखो हम लोग कहाँ थे, हम लोग यहाँ थे कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती क्या है। तो ये एक पूरा मैनेजमेंट किसी एंटिटी, कोई बिजनेस के द्वारा, जो कि क्या कर रही है, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है एंड हार्वेस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स। कटाई कटाई, अब उसको काटोगे ना, शुगर केन निकालोगे ना, तो वही वो बोला है, हार्वेस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स। या तो आप उसको सेल करोगे, एक एक लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ऐसे ही नहीं सब जोड़ा हुआ है। या तो आप उसको सेल करोगे, या और फॉर कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और इनटू एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट्स। या तो आप उसको सेल करोगे डायरेक्ट, या तो आप उसको क्या करोगे, कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, आप उसको क्या कर दोगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में कन्वर्ट करोगे, कुछ उससे बनाओगे आप, समझ गए। तो या एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट्स बनाओगे, दैट इज लिविंग प्लांट और लिविंग एनिमल। तो ये प्रोसेस अगर आपको चलेगा तो सर आपका इंडेस 41 लगेगा। यहाँ पे आप एक लाइन जोड़ो, यहाँ पे वो मिस हो गया है, पता नहीं कैसे। यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ, आप लिखिए मेरे साथ साथ। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्टिविटी। ठीक है, जैसे क्या, आपका क्या होना चाहिए, आपका कैपेबिलिटी टू चेंज होना चाहिए, मतलब एक लेवल से चल के किसी दूसरे लेवल पे आके पहुंच रही है, कैपेबिलिटी टू चेंज होना चाहिए। दूसरा, आपका मैनेजमेंट टू चेंज होना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल, आप उस पे जो है एडिक्वेट टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, या आप उस पे फर्टिलिटी का बहुत ध्यान रख रहे हो, उपजाऊ जो होता है, ठीक है, एडिक्वेट टेम्परेचर हो गया, फर्टिलिटी हो गया, ठीक है, और भी क्या कह सकते हो मैनेजमेंट चेंज के लिए। एक सेकेंड, चलो देखो उसमें कुछ कुछ में क्या होता है ना, कि जैसे आपको नमी की बहुत जरूरत होती है, तो उसको क्या कहते हैं, मॉइस्चराइजर। और एक आपको क्या करना पड़ता है, आपको वो लगाना पड़ता है, जैसे मतलब यही सारी चीजें हैं कि आप ये सारी चीजें जो है मैनेजमेंट ये सब चीजें कर रही है ताकि उसमें क्या हो सके, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो मॉइस्चराइजर हो गया, एडिक्वेट टेम्परेचर हो गया, फर्टिलिटी हो गई, हाँ, और हाँ हाँ बस, और भी बहुत सारे हैं, सो ऑन, एग्जाम्पल सो ऑन एटसेट्रा। तीसरा आप लिखो कि आप उसको ना मेजर भी कर पा रहे हो, मेजर बाय मैनेजमेंट, जैसे क्वांटिटी, या क्वालिटी। सर क्वांटिटी मतलब, अरे वेट कितना निकला, है ना, या वेट कह लो, या जैसे कि आप कह लो कि मीटर्स कह लो, जैसे वो होता है ना सिल्क वॉर्म, आपको सिल्क मिलता है, कॉटन, ये क्वालिटी मतलब उसके आपके न्यूट्रिशन उसमें कितना है, न्यूट्रिशन मीन दैट इज आपका न्यूट्रिशन, दैट इज आपका प्रोटीन, है ना, प्रोटीन्स आपको कितना है,
और आपका क्वालिटी में क्या क्या होगा आपका, उसमें जो है न्यूट्रिशन हो गए, प्रोटीन्स कितने हैं, और आपका जो है आपका उसमें अ, बस और क्या है यार, क्वालिटी क्वालिटी में आप कुछ भी चीज की क्वालिटी ले लो। हाँ, जैसे कि आपका वो न्यूट्रिशन में तो सब कवर होगा ना, मिनरल्स, प्रोटीन्स, बस यही चीज है, बस इसमें यही एटसेट्रा। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ आपको? ये तीन चीजें होनी चाहिए अगर आपको एग्रीकल्चर एक्टिविटी कहलानी है तो। चलो आ जाओ, मतलब ये कैपेबिलिटी टू चेंज होना चाहिए उसमें, एक्टिविटी करने से कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो चेंज हो सकता है, और मैनेजमेंट टू चेंज, मैनेजमेंट ये चीजें कर रही है ताकि वो चेंज हो, और मेजरमेंट बाय मैनेजमेंट ये इसका मेजर भी करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आ जाओ, क्या क्या इंडेस में कवर है, इंडेस 41 में क्या क्या कवर है। सबसे पहला आपका बायोलॉजिकल एसेट्स। सर बायोलॉजिकल एसेट्स क्या होता है, मैंने आपको ऊपर ही बताया कि सर बायोलॉजिकल एसेट्स मतलब आपका होता है लिविंग प्लांट्स या लिविंग एनिमल्स, ये दोनों चीज जो हैं आपका कवर है बायोलॉजिकल एसेट्स में। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टिल हार्वेस्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टिल हार्वेस्ट इसका मतलब क्या हुआ, हार्वेस्ट मतलब आपकी कटाई से जो आपको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिला वो भी यहाँ पे कवर होगा। सर उससे कुछ और बन गया प्रोसेस करने से तो वो यहाँ पे कवर नहीं होगा। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि जैसे आपने शुगर केन की खेती की, ठीक है, यहाँ पे आपने उसके जो है सीड्स लगाए, बीज लगाए, फिर यहाँ से आपको शुगर केन मिला। शुगर केन ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब जो मैंने आपको बताया जो डायरेक्ट आपको खेत से मिले या डायरेक्ट एनिमल से आपको मिले तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया। इसके बाद सर आपने कोई दूसरा प्रोसेस किया जिससे ये क्या बन गया, शुगर बन गया, तो सर इस पे कवर हो गया इंडेक्स 41। सर शुगर केन पे तो लगेगा लेकिन इस पे नहीं लगेगा, इस पे क्या लगेगा सर, इंडेक्स अपना 2 लगेगा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है बच्चों, अरे ये तो हो गया आपका सर उस पे, किस पे, आपका प्लांट्स पे हो गया। अब सर एनिमल्स पे भी ले लो, ठीक है, जो काउस हो गए, या मतलब गाय से आपको क्या मिला, गाय या आप वो ले लो जैसे आपको वो होते हैं ना क्या, अरे यार वो आपको मिलता है ना वो हाँ सिल्क मिलता है ना उनसे आपको, किससे यार अरे वो उस एनिमल का क्या नाम है, जैसे आपको सिल्क मिलता है, चलो छोड़ो, अच्छा काऊ लेते हैं अपना। काऊ से आपको क्या मिला, मिल्क मिला, तो मिल्क तो डायरेक्ट आपको एनिमल से मिला तो सर यहाँ पे 41 लगेगा। लेकिन अगर आप इस मिल्क को क्या करते हो, डायरेक्ट आप बेचते हो, तो फिर आपका ये मतलब आपने मिल्क निकाला तो ये आपका 41 उस दिन तक कवर होगा। फिर आप इसको या तो आप उससे चीज बना लेते हो तो सर ये आपका 41 यहाँ पे नहीं लगेगा। सर मिल्क पे 41 भी लग सकता है और 2 भी आगे जाके लग सकता है, क्यों, क्योंकि फिर आप उसको स्टॉक की तरह रख रहे हो, आप उसको बेच रहे हो। ठीक है बच्चों, चलो ये सब नोट कर लिया करो आप लोग, ठीक है। फिर आते हैं सर, गवर्नमेंट ग्रांट भी यहाँ पे कवर है। सर हम लोग तो अभी पेड़ पौधे जानवर में देख रहे थे, अभी आप गवर्नमेंट ग्रांट बात कर रहे हैं। बच्चों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा अब जो है लोग पशुपालन या खेती को या बहुत इन सब चीजों को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके लिए आपको ग्रांट देती है कि भैया आपको एग्रीकल्चर एक्टिविटी करनी है, ठीक है, हम आपको ग्रांट देंगे, आप उसका शुरुआत करिए। तो अगर आपको ग्रांट मिलती है तो मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए अगर आपको ग्रांट मिल रही है तो उसका मेजरमेंट कैसे होगा, तो ये हमें बताएगा इंडेस 41। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या होता है, क्या नहीं, क्या क्या जाता है और क्या नहीं जाता है। बच्चों क्या नहीं जाएगा, देखो मैं आपको सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि देखो वो चीजें नहीं जाएंगी जो कहीं और कवर है, मतलब जिसके लिए एक स्पेसिफिक इंडेस बनाया गया है वो यहाँ पे नहीं जाएंगी। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं लैंड, सर लैंड एंड बिल्डिंग जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए रखा गया है, तो आप तो कंफ्यूज होगा सर ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी इंडिया 41 यहाँ कवर होगा।
बच्चों उस पे आप खेती कर रहे हो, तो जो खेती करने से या कुछ मिल रहा है उस पे आपको इंडिया 41 लगेगा ना। लैंड एंड बिल्डिंग ये तो आपका जो है ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, ये तो आपका कहाँ जाएगा, आपका 16 में जाएगा। तो देखो, लैंड आपका कहाँ जाएगा सर, ये आपका इंडिया 16 में जाएगा। बीआरआर प्लांट, याद करो, एएस आपने 10 पढ़ा था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसमें क्या था, बीआरआर प्लांट्स आपका इंडेस सॉरी एएस 10 में कवर था, वैसे ही बीआरआर प्लांट्स आपका इंडिया 16 में भी कवर है, क्योंकि ये आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दैट इज ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, ये आपको फुलफिल करते हैं। जैसे क्या था, आपका ये 1 साल से ज्यादा रहता है और ये खुद नहीं कटता, ये फल देते हैं, 1 साल से ज्यादा रहते हैं, ये फल देते हैं, और मतलब आपका इनका जो है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी है। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे बियरर प्लांट्स को भी कवर नहीं किया गया है, क्योंकि इस पे ऑलरेडी कवर है इंडिया 16। लेकिन आप एक चीज याद रखना, अगर आप जैसे देखो प्लांटेशन आपने किया, कोई भी पौधे वौधे आप लगा रहे हो, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी तो है, फिर आपको उससे कुछ मिला, जैसे आपको फल मिला उससे, बियर प्लांट्स, तो वहां मैंने आपको बताया था ना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे आपका इंडिया 41 लगेगा। तो देखो यहीं पे वो बात बोला है, क्या लिखा है, इंडिया 41 अप्लाई टू प्रोड्यूस ऑफ दोज बियर प्लांट्स, आपको उसको प्रोड्यूस पे लगेगा। ठीक है, इनटेंजिबल एसेट्स, जैसे आपने क्या किया ना, कि आपने कोई लाइसेंस ले लिया या राइट्स ले लिया कि भैया हम यहाँ पे जो है काम करेंगे, या आपका लाइसेंस हम यूज करेंगे एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने के लिए, तो सर इसके लिए आपका सीधा सा 38, जो आपने मेरे ख्याल से एएस 26 पढ़ा था आपने इंटेंजिबल एसेट्स का, तो यहाँ पे अलग है इंडिया 38 इंटेंजिबल एसेट, तो आप यहाँ पे पढ़ोगे उसको। राइट ऑफ यूज सर, लीज अकाउंटिंग हो गई, लीज के लिए तो अलग है। देखो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से ना कंफ्यूज मत होना, ये सब अलग चीजें हैं, तो ये आपका अलग से कवर होगा। देखो क्या लिखा है मैंने, इंडिया 41 विल बी अप्लीकेबल, मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ क्या, अच्छा, तो आपके सॉफ्टवेयर में ना एक ऐसा चीज मैंने दिया हुआ है, ये यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हो तो उसमें भी ऐसा एक सुविधा है आपके लिए, वहाँ पे स्पीड पे जाके आप उसको 0.25 के उसे में आप उसको धीमा कर सकते हो, और जिसको लग रहा है मैं धीमा बोल रहा हूँ वो बढ़ा सकता है। ठीक है, तो इंडिया 41 विल बी अप्लीकेबल एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, कटाई तक आपका लगेगा, कटाई के बाद उसके बाद अगर कोई सब्सिक्वेंट प्रोसेस करके आपने दूसरा चीज बना लिया तो उस पर आपका इंडिया 41 नहीं लगेगा, बिकॉज इट्स नॉट इट इज नॉट कवर अंडर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ठीक है, ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देयर आफ्टर इंडिया 2 विल बी अप्लीकेबल। ठीक है बच्चों, चलो, ये यहाँ पे जो उसने मेरे प्रिंटिंग वाले भाई साहब ने डाला हुआ है, तो इसमें कुछ गड़बड़ी कर दिया है उसने, तो मैं आपको ये जो है स्टडी मैट से ही बता देता हूँ, आ जाओ। आपको सामने से खोलूँ क्या, आपको थोड़ा वेबसाइट दिखाते हैं संस्था की। ठीक है, थोड़ा आपको देख के अच्छा लगेगा। साल में 2 बार आपको जबरदस्ती यहाँ पे आना पड़ता है, क्यों आना पड़ता है यह तो आपको मालूम ही है। ठीक है, फाइनल, फाइनल, फाइनल में तो एक अलग ही आग होती है ना, फाइनल में मतलब भौकाल लगता है फाइनल से, ये बन जाओगे, घबराओ नहीं, ऐसा कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, तो देखो, देखो, हाँ शिप, नाम नाम नहीं याद आ रहा, देखो ये शिप है ना, ये आपका शिप, शिप से आपको क्या मिलता है, डायरेक्ट वूल, तो सर ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया सर, इस पे इंडिया 41 लगेगा। फिर वूल से आपका क्या बनता है, यान, कारपेट, तो ये आफ्टर हार्वेस्टिंग है, कोई प्रोसेस हुआ जिससे आपको इससे यान धागा मिल रहा है या कारपेट बन रहे हैं, तो ये आपका सर इंडिया 41 में कवर नहीं होगा, ये आपका क्या कवर होगा, इंडिया यहाँ पे 2 लगेगा। ट्रीज इन टिम्बर प्लांटेशन, आपने कुछ पेड़ लगाए हुए हैं, तो वो आपके बायोलॉजिकल एसेट्स आएंगे, देखो ये सब बायोलॉजिकल एसेट्स है, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। ट्रीज आपको पेड़ वो टिम्बर वाले होते हैं ना, वो जो गोल गोल लंबे लंबे जो लकड़ियां होते हैं, तो फेल ट्रीज जैसे कुछ उसमें क्या होता है, गिर जाते हैं, जैसे बहुत सारे होते हैं ना कि पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली गिर जाता है, झुक जाता है, तो वो फेल ट्रीज के बारे में बोल जा रहे हैं। फिर उसके बाद लंबर्स, फिर उसमें से काट के लकड़ियां अलग होती है, तो वो यहाँ पे कवर है।
ठीक है, तो मतलब डायरेक्ट जो आपको मिले प्लांट से या एनिमल से, वो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। उसके बाद आपका वो कुछ और हो जाता है तो आपका वो इंडिया टू लगेगा। डेयरी कैटल चरागाह, तो वहां से मिल्क मिल रहा है तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। पनीर, तो आपका जो है ये आपका इंडिया टू लगेगा। देखो बात समझ रहे हो ना आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपका जो है डायरेक्ट वहां से कुछ मिल रहा है एनिमल और प्लांट से, तो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। उसके बाद की कोई चीज़ है तो वो सर वो यहाँ पे कवर नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे आपको टोबैको, टोबैको प्लांट्स, फिर आपने उसे लीव, पत्तियों से ही फिर आपका टोबैको बनता है, तो फिर कल टोबैको, गुटखा, तंबाकू। सर इस पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लगेगा क्या? हाँ, डायरेक्ट खेत में जाते हैं और फिर वो प्लास्टिक में पैक ये मिलता है और फिर उसको जो है कर लेते हैं। सर खैनी, खैनी खैनी डायरेक्ट मिलता है क्या ये बच्चों? डायरेक्ट नहीं करता है वो, फिर उसको भी बनाया जाता है तब जाके वो मिलता है। बिहार वाले बच्चे तो जान रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे देखो कॉटन प्लांट्स हो गए, आप उसको हार्वेस्टेड कॉटन मिलते हैं, फिर उसके बाद आपकी क्लॉथिंग होती है, थ्रेड्स धागा, तो वो आगे की चीजें हैं। ठीक है, आज ये हम लोग अपना शुरू करते हैं। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? यहाँ थे। समझ में आ रहा है ना आपको? ये आपके बुक में जो आपको बुक मिली होगी इसमें ये चीज सही है। ठीक है, मैं मेरे सामने नहीं सही था, ये आपको जो मैं दिखा रहा हूँ उसमें सही नहीं है। तो देखो बच्चों, बियरर प्लांट्स के बारे में मैंने बताया था। बियरर प्लांट्स क्या होते हैं सर? बियरर प्लांट्स क्या होते हैं सर? जो 1 साल से ज्यादा रहते हैं और जो फल देते हैं। सर जब ये कट जाते हैं तो ये स्क्रैप हो जाते हैं, तो फिर आपका यहाँ पे ये इंडिया 16 में भी कवर नहीं होता। जब आपको मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा बियरर प्लांट्स कब तक एएस 16 इंडिया 16 में कवर है, जब तक कि वो टिके रहते हैं, जब तक कि वो फल देते हैं। जैसे ही वो बंद हो गए, वो कट गए, तो भैया वो बियरर प्लांट्स में कवर नहीं, वो स्क्रैप हो गए। टी बसेस, चाय की खेती जो होती है वो कह रहा है। हाँ टी, जैसे चाय की भी होती है ना, चाय की पत्ती। अब आप मुझे एक बात बताओ कि जो चाय की पत्ती होती है जिससे हम लोग चाय पी रहे हैं, वो डायरेक्ट खेत से निकलती है? नहीं ना। एक वीडियो दिखाऊं क्या मैं आपको चाय की? मालूम है ना? सर हमको सब मालूम है, हमें मालूम है, आपको मालूम है। तो बियर प्लांट जो ये सब 1 साल से ज्यादा वाले हैं, ग्रेप वाइन्स, वाइन, माहौल, हम्म, वाइन ना, वो वैसे वो तो अलग चीज है। लेकिन आपको मालूम है ना, जो बियर होते हैं वो अंगूर से ही बनते हैं ना। अभी तो बहुत केमिकल से भी बन रहा है। तो आपको ग्रेप वाइन से आपको ग्रेप्स मिले, अंगूर मिले, फिर आप अंगूर से उसको बियर बना रहे हो, तो बियर क्या आएगा क्या? अच्छा बियर आएगा डायरेक्ट आपको मिला ना उससे? नहीं ना, तो बियर नहीं आएगा बच्चों। तो देखो ऑयल पाम, रबर ट्रीज, ये सब कहाँ कवर है? इंडिया 16, बिकॉज दे आर बियर प्लांट्स। प्रोड्यूस ऑफ बियर प्लांट, जैसे कि आपको टी बसेस से आपको चाय की पत्ती मिली, मिली ना, मतलब देखो वो नहीं है, मतलब एग्रीकल्चर, ये चाय की पत्ती जो हम लोग अपने घर में रखते हैं वो नहीं, वो पत्तियां जो ग्रीन लीव्स होती है वो। ग्रेप्स, अंगूर, वो कवर है। ऑयल पाम इससे मिले हैं आपको। ठीक है, लेटेक्स आपको मिले। ठीक है, बस और कुछ नहीं। लिविंग एनिमल, काऊ, शेप, पोल्ट्री फार्म्स, ये सब कवर हो गया। अब आते हैं सर अपना समझ में आया ना आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? मैंने अभी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या क्या जाता है क्या नहीं जाता है, और फिर ये आपका बियरर प्लांट, और बियरर प्लांट से कुछ प्रोड्यूस। बियरर प्लांट्स में क्या क्या मैंने आपको बताया? मैंने आपको बताया कि सर आपका जो है टी बसेस है, ग्रेप्स वाइन है, ऑयल प्लांट्स, रबर ट्रीज, बस। ठीक है, अब आ जाओ आपको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होता है। बच्चों मैंने आपको बताया ना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो कि डायरेक्ट आपको एनिमल या प्लांट से मिलता है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है। जैसे देखो, हार ये क्या बोल रहा है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस द हार्वेस्टेड प्रोडक्ट फ्रॉम बायोलॉजिकल एसेट्स। ठीक है, हार्वेस्टर मतलब जो कटाई करने के बाद जो आपको निकला, डिटैच मतलब जो निकाला गया एट अ पॉइंट ऑफ हार्वेस्टिंग। इंडियाज 41 ओनली कवर एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, देयर आफ्टर इंडियाज 2 विल बी एप्लीकेबल। मैं आपको ये बार बार बता चुका हूँ। ठीक है, समझ में आ गया ये? ठीक है बच्चों, चलो आ जाओ। एक छोटा सा ये करने के बाद एक मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा। ठीक है, रूल्स फॉर रिकॉग्निशन अभी तो हो गया कि क्या होता है क्या नहीं जाता क्या जाता है। अब जो है आपका कवर है
रूल्स कब आप रिकॉग्नाइज करोगे कोई भी एसेट्स को, अब कब रिकॉग्नाइज करोगे? जैसे जो भी ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं इससे आपको बायोलॉजिकल एसेट्स मिल रही है ना, तो बायोलॉजिकल एसेट्स को आप कब रिकॉग्नाइज करेंगे? एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा मेकअप वेकअप जरूरी है यार। ठीक है, चलो, बस यही है अपना मेकअप, सारा हाथ। लड़कों का तो वही है, लड़कियों का तो अपना अलग है। ठीक है तो कब कब रिकॉग्नाइज करेंगे? कुछ कुछ लड़कियां हैं जो ऐसे ही जो है, हाथ ही उनके लिए भी काफी है। छोड़ो, अच्छा हम लोग देखते हैं रूल्स फॉर रिकॉग्निशन। ठीक है, कब हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे? देखो, कोई भी असेट्स को अगर आपको भाई साहब रिकॉग्नाइज करना है बुक्स में, तो उसका आप लोग पढ़े होगे, दो कंडीशन था। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होनी चाहिए उससे, और उसकी कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर, आइदर कॉस्ट आइदर फेयर वैल्यू, इट कैन बी मेजर, तभी जाके आप कोई असर रिकॉग्नाइज कर लोगे। लेकिन यहाँ 41 में एक और चीज बताई गई, आपका अनडिस्प्यूटेड कंट्रोल होना चाहिए। मुर्गा मेरा ही है, मुर्गी मेरी ही है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। मतलब आपका अनडिस्प्यूटेड कंट्रोल होना चाहिए, मतलब वो बायस नहीं होना चाहिए, मतलब उस पर किसी का ना हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे। आ जाओ, देखो क्या लिखा है। थ्री कंडीशन, देर आर थ्री कंडीशन टू हैव टू रिकॉग्नाइज। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू कैन बी रेबली मेजर होना चाहिए, एंटिटी कंट्रोल एसेट्स एज रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, लीगल ओनरशिप, अनडिस्प्यूटेड ओनरशिप, मतलब आपने कोई पास्ट ट्रांजेक्शन जैसे खरीदा हुआ है, या कुछ और, जैसे उसका जन्म हुआ है, बेबीज बर्थ हुई है, तो वो तो अगर उसके फादर मदर, एग्जाम्पल आपके काऊ आपके थे, तो उसके बर्थ भी आप ही के हुए ना। तो वही वो बोल रहा है। अब आ जाओ, मैं आपको पहले ना एक क्वेश्चन कराता हूँ, एक दो क्वेश्चन, तब ना मजा आएगा मुझे ना, बहुत क्वेश्चन ना, इसके क्वेश्चन देखने से ना आपको बहुत बहुत खुशी होगी। जो भी क्वेश्चन है स्टडी माइंड के क्वेश्चन है, कितनी बार मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो भैया कहाँ है मेरा क्वेश्चन? क्वेश्चन कहाँ गया यार? हाँ, ये तो मैं बच्चों को पढ़ा रहा था क्लास में। ठीक है, अभी मुझे ये सब रफ करना पड़ेगा। चलो पानी वानी पी लो, तब तक मैं इसको रफ कर देता हूँ। दोबारा दोबारा वही चैनल फिर से चलाना पड़ता है मुझे। कोई बात नहीं, आप लोग के लिए कुछ भी। देखो, सब एक बार मैं पढ़ा चुका हूँ। सॉरी, ऐसे आवाज बहुत आती है क्या? मतलब ऐसे कुछ भी की मतलब, कुछ भी मतलब ऐसे बोलने की। अब बोलने की तो आएगी ना यार। ये और तो उसके लिए माफ करना मुझे। मैं कोशिश करता हूँ कि वो आवाज ना आए आपको ज्यादा। कैसे हो तुम लोग? वैसे बढ़िया हो ना सब लोग? मैं रोज पूछता हूँ कैसे हो, बढ़िया? चलो अच्छी बात है। हाँ, ये भी कहता हूँ रोज। ये मेरा वो हो गया है तकिया कलाम। हेलो बच्चों, कैसे हो, बढ़िया? चलो अच्छी बात है, अपने आप ही आ जाता है, पता नहीं क्यों। तुम लोग का भी कुछ होगा, लड़कों का तो कुछ ही होगा। उनका तो अपने आप मुझे मालूम ही है क्या क्या आता है। सर, आपको बहुत चीज मालूम है। हाँ, मालूम है मुझे। जल्दी जल्दी सीए बनो, जिंदगी में बहुत मजे करनी है। सर, आप कहाँ कर रहे हैं मजे? अच्छा, मैं जान रहा हूँ ना। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सीए बनिए, सीए बनना बहुत जरूरी है बच्चों। एक बार सीए बन जाओगे ना आप, सॉरी, तो फिर आपको समझ में आएगा कि आपकी वैल्यू कितनी है। वैसे वैल्यू तो है ही यार आपकी। सीए बनो, सीए बनना बहुत जरूरी है बच्चों, आ जाओ। देखो ये क्या बोल रहा है एग्रीकल्चर एक्टिविटी के बारे में। हाँ, देखो क्या बोला, प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेप्स इनटू वाइन। सर, माहौल बना दिया आप, दारू बना रहे हैं आप। पहला क्वेश्चन ही दारू का आ गया। अंगूर से आपने दारू बनाया, बाई अ विंटनर, विंटनर हु हैज ग्रोन द ग्रेप्स, जिसने अंगूर उगाया है। While such processing may be a logical and natural extension of agriculture activity, and the event taking place may
बियर सम सिमिलैरिटी टू बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। बोल रहा है थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी है। क्या खाक सिमिलैरिटी है? हैं? बियर बना रहे हैं आप और कह रहे हैं खेती कर रहे हैं, मतलब कुछ भी, कुछ भी। हाँ, वो रिपोर्टर वाला है ना, कुछ भी। तो नहीं सर, अगर आप अंगूर मिला आपको वहां तक आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ तो वो इंडिया 41 है। दारू बना रहे हैं, इट इज नॉट गवर्न अंडर 41। ठीक है, देखो क्या लिखा है। सच प्रोसेस इज नॉट इंक्लूडेड विद द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये ना बहुत आपको मजा आएगा ये पढ़ने में। अब देखो क्या लिखा है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आफ्टर द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, सर इंडिया टू, wool, meat, fruit, rubber, logs subsequently are not covered within the purview of this। ये सर यहाँ पे कवर नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बाद अगर कोई उस पर सब्सिक्वेंट प्रोसेसिंग होती है तो वो आपका इंडिया 41 में कवर नहीं होता, वो आपका इंडिया 2 में कवर होता है। वेरी गुड। अब आ जाओ, फिर क्या लिखा है। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ये सब सब करेंगे हम लोग, घबराओ नहीं। सब 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 करेंगे, सब। ना ना ना, ये सब नहीं, अरे सब सिंपल है यार। लेकिन अभी नहीं कर सकते ना इसको। अभी ये बहुत भारी लग रहा है ना तुम लोग को। अरे कुछ भारी नहीं है, सब आसान है। हाँ, ये आया भैया ये। देखो, वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटी फॉल विद इन द स्कोप ऑफ इंडिया 41 एनालिसिस। क्या यहाँ पे 41 लगेगा? पहला, मैनेजिंग एनिमल रिलेटेड रिक्रिएशनल एक्टिविटी लाइक जू। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, कैपेबिलिटी टू चेंज, हाँ, और मैनेजमेंट टू चेंज, मेजरमेंट ऑफ चेंज, ऐसा कुछ होना चाहिए, तभी जाके जो है वो मानी जाएगी इंडेक्स 41 में। एक बात बताओ सर, यहाँ जू में क्या होता है? जू में कोई आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही है? सर एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या होता है? बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर सेल और कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। झूठ बोल रहा हूँ क्या? मैं लिखा हुआ ये सब लिखवाया हुआ हूँ। देखो, आ जाओ, देखो मैंने क्या लिखवाया। नहीं नहीं, देखो मैं झूठ बोल रहा हूँ, देखो देखो, आओ आओ आओ, देखो मैंने क्या लिखा हुआ है। देखो, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और हार्वेस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स फॉर सेल। आपने सेल करने के लिए रखा हुआ है, जू में बेचने के लिए रखे हो जानवर। आओ आओ, वो वहां से सांप ले जाओ, और वहां शेर ले जाओ, कोई शेर ले जाओ, शेर ले जाओ, कोई सुअर ले जाओ। ऐसा नहीं है, सुअर तो होता ही नहीं है यार उसमें। सर आप क्या ही बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, सेल करने के लिए नहीं है, ठीक है। कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वहां पे जो बकरियां हैं, वैसे बकरी उसमें नहीं होती है यार। उसमें क्या होता है, शेरनी का दूध निकाल रहे हो आप। नहीं ना, तो ऐसा तो नहीं होगा ना यार कि वहां पे ये सब हो रही है। ठीक है, जाओ निकाल के आओ। ठीक है, ये एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट्स बना रहे हो, बायोलॉजिकल एसेट्स लिविंग प्लांट और एनिमल। सर आप ये कह सकते हो कि वहां पे जो है एक नया काफ की जन्म हो जाए या कुछ बेबीज जन्म हो जाए। तो सर देखो ये होना ठीक है, लेकिन ये इट्स नॉट योर मेजर एक्टिविटी। तो बहुत सारे जानवर पड़े हैं, बेबीज जानवर, एग्रीकल्चर एक्टिविटी है नहीं। तो सर वहाँ उनका मेजर जो फंडा है ना, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, उनका जो मेजर काम है, मेन काम जो है वो आपका पब्लिक के लिए ना, शो करने के लिए है, वो आपका इसलिए नहीं है। ठीक है, मैनेजिंग ये जू, इट्स नॉट एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है। तेरे को क्या लिखा हुआ है? नो। ठीक है, इस लाइक जू, नो, ये कवर नहीं है। इसका रीजन क्या है देख लो। सिंस प्राइमरी पर्पस इज टू शो द एनिमल टू पब्लिक फॉर रिक्रिएशनल पर्पस। ठीक है, आप उसको दिखाने के लिए बस रखे हो। देयर इज नो मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, सेल करने के लिए नहीं, या मतलब दूध निकालने के लिए नहीं। ठीक है, सिंपली कंट्रोल, बट सिंपली कंट्रोल ऑफ नंबर ऑफ एनिमल्स, हेंस इट इज नॉट फॉर्म, मतलब आप उसमें बस कंट्रोल किए हुए हो, ठीक है, कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है। फिशिंग इन द ओशियन, ये है। ठीक है, ओशियन में फिशिंग हो रही है। ठीक है,
सर एग्रीकल्चर एक्टिविटी है क्या? एक बात बताओ, ओशियन आपके कंट्रोल में है, आप उसको मैनेज कर पाओगे? आप उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर दे पाओगे? मेजर कर पाओगे? नहीं ना सर। सर यू कांट डू इट। ठीक है, यू आर नॉट एबल टू डू ऑल सच थिंग। तो देखो क्या लिखा है, फिशिंग इन द ओशियन, यहाँ पे लिखा है नो। फिशिंग इन द ओशियन सर इज हार्वेस्टिंग बायोलॉजिकल assets फ्रॉम अनमैनेज सोर्सेज। क्या लिखा हुआ है? इट्स अ अनमैनेज सोर्स। It's not possible to manage such thing. There is no management of biological transformation. Biological management होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया मैनेजमेंट होना चाहिए। Since fish grow naturally in the ocean, we can't do anything. ठीक है, it will not fall. फिश फार्मिंग सर यही देख लेते हैं, फिश फार्मिंग। सर आप फिश फार्मिंग कर रहे हो, कवर है। सर आप फिश फार्म कर रहे हो मतलब आप मछलियाँ पालन कर रहे हो, आप उसको जो है दे रहे हो, मतलब खाने वाने के लिए आप उसको प्रॉपर, तो ये आप कह सकते हो कवर है। मतलब फिश फार्मिंग एक अलग से आपने बनाया हुआ है वहां पे, डायरेक्ट ओशियन में नहीं। ठीक है, यस। फिश एंड हार्वेस्ट ऑफ फॉर सेल, मतलब आप क्या कर रहे हो, उसको सेल करने के लिए रखे हो या दूसरा कन्वर्जन करने के लिए रखे हो? कन्वर्जन तो फिलहाल होगा नहीं उससे कुछ, आप उसको सेल ही करोगे विद इन द स्कोप। ठीक है, मैनेजमेंट है बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। मतलब आपको क्या देखना है, आपको मैनेजमेंट देखना है, मैनेजमेंट है कि नहीं, और क्या है। अच्छा ये भी है, ये भी देख लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज सेल और बैक्टीरिया वायरस। आप क्या कर रहे हो इसको, आप क्या कर रहे हो ना, और जो है कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है कुछ आप डेवलप कर रहे हो, जैसे कि कुछ सेल्स, हिंदी में कहते हैं कोशिका, बैक्टीरिया वायरस, कुछ आप ना फॉर्म कर रहे हो। तो चलो ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आप कर रहे हो, लेकिन क्या ये सेल करने के लिए रखे हो आप, या उसको आप कन्वर्जन करने के लिए रखे हो? तो अगर ऐसा है तो लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो देखो एनालिसिस रिक्वायर्ड, इसमें लिखा हुआ है एनालिसिस। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर रिसर्च पर्पस, अगर आप रिसर्च के लिए कर रहे हो तो क्वाली एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, और अगर जो है, ठीक है, क्या लिखा है, हेंस डेवलपमेंट हाउ एवर इफ ऑर्गेनिज्म आर बीइंग डेवलप फॉर सेल और यूज इन डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट यानी आपको मालूम ही है, डेयरी यानी कि उसमें क्या नाम है आपका, दूध दही गाय, ये सब चीजें में यूज कर रहे हो आप डेयरी प्रोडक्ट्स में, दूध दही छाछ ये सब में, तो दी एक्टिविटी कवर है ना एग्रीकल्चर एक्टिविटी, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में आएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा ये भी देख लो आप, ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स टू बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स। तंबाकू, प्लांट्स आप लगा रहे हो, जैसे तंबाकू एक अलग चीज हो गई, ड्रग्स एक अलग चीज हो, तो ड्रग्स की भी खेती करवा रहे हो आप। ठीक है, वो क्या, कौन सा रोलेक्स है ना रोलेक्स, तो वो आपका कवर है। क्यों सर कवर है, पूरा मैनेजमेंट कर रहे हो आप एक ग्रो करने के लिए, और डायरेक्ट खेती बाड़ी कर रहे हो, और इससे क्या आप तो या तो उसके आप ड्रग्स बनाओगे, कोई बेचने के लिए ही रखे हो, तो वो आपका कवर है। ठीक है बच्चों, तो हाँ एक और है, ये भी देख लेते हैं। ये देखो आपका, मैं समझ में आ रहा है ना आपको कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी आपका पूरा एक मैनेजमेंट होना चाहिए, जो कि कैपेबिलिटी ऑफ चेंज होना चाहिए, और मैनेजमेंट टू चेंज होना चाहिए, और उसको मेजर कर पाना होना चाहिए। डॉग्स सिक्योरिटी पर्पज, सर ये आप बेचने के लिए थोड़ी रखे हो, तो सर इट्स नॉट कवर। ठीक है, देखो दे आर नॉट बिंग फॉर सेल। ठीक है, पर्पज टू डू नॉट क्वालिफाई एग्रीकल्चर, वो केवल सेफ्टी पर्पज के लिए रखा है ना, तो ये सब कवर नहीं है। ठीक है बच्चों, ये तो आप कह सकते हो कि हाँ, क्योंकि ये ग्रो कर रहे हो प्लांट, सीधा बोल दिया प्लांट्स, तो अब आपको मिल रहा है, तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो ही गया, तो वो कवर हो गया। सेल बैक्टीरिया वायरस, ये अगर आप जो है इसको डायरेक्ट बेच रहे हो, या आप उससे जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में यूज कर रहे हो, तो कवर है ना। फिश फार्मिंग तो मैंने आपको बता दिया, जू। तो ठीक है बच्चों, आपका हो गया, ये चीज तो हो गया ना, आपको समझ में आ गया। चलो, कब रिकॉर्ड करेंगे ये भी आपका हो गया। सर सर सर, हाँ बोलो ना। सर आपने बताया होता क्या है, उसमें क्या नहीं जाता है, क्या जाता है, रिकॉग्नाइज कब करेंगे, सर मेजर कैसे करेंगे उसका, मतलब कोई एक वैल्यू पे रिकॉर्ड तो करेंगे ना बुक्स में। तो चलो आ जाओ, हम लोग अब पढ़ते हैं मेजर कैसे करते हैं। तो देखो, अगर आपका बायोलॉजिकल एसेट, बायोलॉजिकल एसेट क्या होता है सर, आपका एनिमल भी होता है, प्लांट भी होता है, तो अगर आपका एनिमल है दैट इज काऊ शीप एटसेट्रा, सर लॉयन पाले हम, अच्छा ठीक है, जब पाल लेना तो बता देना, मैं अकाउंटिंग कर दूंगा। ठीक है,
तो ये सब अगर है एसेट्स है तो आप उसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे? तो इनिशियल जैसे आपको मालूम है, एक बार इनिशियली रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, फिर आपका सब्सिक्वेंट बैलेंस शीट डेट पे भी आपको मेजर करना पड़ता है। तो इनिशियली कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? तो सर इनिशियली रिकॉग्नाइज करना है तो आप क्या करोगे? इनिशियली रिकॉग्निशन ऑफ एनिमल शुड बी मेड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। मतलब आपको सबसे पहले फेयर वैल्यू लेना है, माइनस करना है कॉस्ट टू सेल में। सर एक तरफ आप कह रहे हो कि आप इनिशियल रिकॉग्निशन की बात कर रहे हो। हाँ हाँ, मैं इनिशियल रिकॉग्निशन की बात कर रहा हूँ। फिर आप कह रहे हो कॉस्ट टू सेल आपको माइनस करना है। सर हम बेच थोड़ी रहे हैं ना, सेलिंग एक्सपेंस आप क्यों कह रहे हैं माइनस करना है? सर फिर अच्छा मैं बता रहा हूँ। फिर लिखा है एक्सपेंसेस ऑन एक्विजिशन एंड एक्सपेंसेस टू सेल ट्रांसफर टू पीनल अकाउंट। सर एक्सपेंसेस है तो पीनल में जाएगा। देखो, जो आपने एनिमल खरीदा, लेट्स एग्जांपल आपने उसको 1 लाख रुपए में खरीदा, आपको उसको लाने में 5,000 रुपये लग गया, तो सर आपको 5,000, तो आप ये कहोगे सर हमारी असेट्स हो गई 1,05,000 के। कहाँ लिखा है ऐसा कि कॉस्ट को आपको जोड़ना है, कैपिटलाइज करना है? ऐसा नहीं ना। हम लोग इंडियस 10 में नहीं है, हम लोग इंडियस 41 में है। यहाँ पे कैपिटलाइजेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आपको बात चलती है कि फेयर वैल्यू आप उसकी लीजिए, औकात उसकी कितनी है, वो कितनी जिस दिन आपने खरीदा उस दिन उसकी औकात कितनी की थी, और उसमें से आप माइनस करो। अगर आप उसको बेचते हो तो इफ, यहाँ पे है जो कॉस्ट टू सेल माइनस करना है, अगर आप उसको बेचते हो तो उसको सेलिंग एक्सपेंस कितना लगेगा वो आपको माइनस करना है, तभी जाके यहाँ पे रिकॉग्नाइज होगा। सर खरीदते समय कैसे पता चलेगा? अरे आपको पता चल जाएगा, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि अगर आप बेचते हो तो आपको इतना खर्चा लगेगा, कमीशन इनकम तो आपको दी रहेगी, तो आप फेयर वैल्यू लोगे माइनस कर दोगे कॉस्ट टू सेल। तो देखो सर खरीदने में खर्चा वो पीएनएल, सर वो जोड़ेंगे क्या? नहीं, वो नहीं जोड़ेंगे, डायरेक्ट पीएनएल। एक्सपेंसेस टू सेल, हाँ सर ये जो है ये घटेगा जरूर यहाँ से, ठीक है। एग्जाम्पल मैं करा देता हूँ आपको, यहाँ मैंने जगह दी हुई है, जगह मैंने इसीलिए दी हुई है कि आपको एग्जाम्पल कराऊं। चलो शुरू हो जाओ, एग्जाम्पल लिखो, ठीक है। मैं लिखवा रहा हूँ, हाँ। राम परचेज एन एनिमल, एनिमल मत लिखो, एक सेकेंड। राम परचेज एंड राम परचेज एन बायोलॉजिकल असेट्स फॉर रुपीज 1 लाख। एक्सपेंसेस ऑन एक्विजिशन इज रुपीज 10,000। मतलब आपने 1 लाख रुपए भी दिया, 10,000 रुपए भी दिया आपको उसको लाने में, मतलब डेट इज मे बी, इट मे बी फ्रेट, है ना, और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, इतना आपने दिया। फिर आपको बोल रहा है, यहाँ पे लिखो एज ऑन 1 अप्रैल 2022, ठीक है। फिर आप लिखिए यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ द बायोलॉजिकल असेट्स एज ऑन 31 March 2023 इज रुपीज इज रुपीज 1,50,000। expenses at the time of sale is 1%। 1% आपको लगता है, ठीक है सर। कैलकुलेट वैल्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड
इनिशियली एंड एट बैलेंस शीट डेट। दो दो समय पे आपको वैल्यू करना है, एक आपको इनिशियली रिकॉग्नाइज करना है और एक आपको बैलेंस शीट डेट पे रिकॉग्नाइज करना है। तो सर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि सर सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप निकालोगे कि सर उसकी फेयर वैल्यू कितनी है। ठीक है, देखो सबसे पहला आपको कैसे इनिशियली करना पड़ता है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। सर फेयर वैल्यू कितना है, अगर आप जो है अगर आप 1 अप्रैल 2022 की बात कर रहे हो तो इस दिन आपकी फेयर वैल्यू दी हुई है क्या। सर इसने 1 लाख में खरीदा है तो हम यही मान के चलेंगे, यही हमारी फेयर वैल्यू होगी, तो सर आपकी फेयर वैल्यू हो गई 1 लाख रुपए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखो फेयर वैल्यू एट फेयर वैल्यू एट 1 अप्रैल 2022। आपकी फेयर वैल्यू कितनी हो गई, 1 लाख रुपए हो गई। ठीक है, इसमें से माइनस करोगे ना, माइनस एक्सपेंसेस टू सेल। सर अभी कहाँ बेच रहे हैं, अरे बेचोगे ना, एक्सपेंसेस टू सेल माइनस करना है, कितना है सर 1% है, तो 1% ऑफ कितने का सर, 1.5 लाख का क्या, अरे नहीं नहीं, अभी तो हम लोग 1 अप्रैल पे है ना, तो अभी हम लोग को 31 मार्च के बारे में नहीं मालूम है, हम लोग को बस ये मालूम है कि 1% हमारा लगेगा, तो 1% ऑफ वॉट, 1% ऑफ जो आज की फेयर वैल्यू है, 1% ऑफ 1 लाख, तो सर कितना आ गया, 1,000 रुपये आ गया। सर ये कितने का हो गया, 99,000 हो गया, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट उसे। सर जनरल एंट्री पास करवा दीजिए, आओ कर लो बच्चों। बायोलॉजिकल असेट्स डेबिट होगा ना, एक्सपेंसेस ऑन एक्विजिशन डेबिट होगा, एक्सपेंसेस ऑन सेल डेबिट होगा टू कैश। तुम पहले ये बताओ पैसा कितना गया है उसके पास से। सर 1 लाख रुपए ये गए हैं, 10,000 रुपए ये गए हैं, और कुछ गया क्या। सर ये जो एक्सपेंसिव टू सेल है, अरे ये अभी गया नहीं है, ये तो जाएगा आपका। बायोलॉजिकल एसेट कितने पे रिकॉग्नाइज करना है सर, 99,000 ले लो। खर्चा एक्वायर करने में कितना लगा है, 10,000 ले लो। सेल करने में ये जो मतलब ये आपका एक्सपेंशन और सेल, ये आपका क्या है, एक आपका वो फोरकास्ट है, इतना लगेगा, तो 1% कितना, 1,000 रुपये, तो ये भी ले लो। आपके पास से पूरा पैसा कितना गया, 1 लाख, ये 10,000, ये 1,10,000, तो देखो जोड़ने पे 1,10,000 आ रहा है, आ रहा है सर, यानी ये एंट्री पास हो गई। फिर आप इस एक्सपेंसेस को ट्रांसफर कर दोगे कहाँ, पीनल अकाउंट में करोगे ना बच्चों, पीनल डेबिट टू एक्सपेंसेस ऑन एक्विजिशन टू एक्सपेंसेस ऑन सेल। कितना था, 10,000, 1,000, 11,000। मस्त था ना, बस यही है यार, और कुछ है ही नहीं। बस ये याद रखना, वही एक्सपेंस आप माइनस करोगे जो एट द टाइम ऑफ सेल है। ठीक है, चलो फिर आते हैं सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। अभी देखो इसमें इसमें दोनों क्वेश्चन मैंने लिखा था ना कि बैलेंस शीट डेट, अभी बैलेंस शीट डेट वाला मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अभी वो बाद में करूंगा, पहले आ जाओ पढ़ तो ले कैसे करना है। तो देखो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कैसे करेंगे, सेम है सर, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। एनिमल, अभी हम लोग एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। और सर अगर कोई, जैसे आपने कहा कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल करेंगे, शुरू में फेयर वैल्यू अलग थी, बाद में फेयर वैल्यू अलग है, तो कुछ तो डिफरेंस आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, तो जो डिफरेंस आएगा उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, डायरेक्ट पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू एट इनिशियल रिकॉग्निशन एंड एट बैलेंस शीट डेट शुड बी ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट, चेंजेस इन फेयर वैल्यू इनकम स्टेटमेंट में आप ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है बच्चों, फिर देखो ये कितना जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में कितना जाएगा, बैलेंस शीट डेट पे ले लो, और ये ले लो इनिशियल रिकॉग्निशन ले लो। ये सबसे मस्त टॉपिक है बच्चों, मतलब एकदम कूल, कूल टॉपिक है ये, इसी की वजह से मुझे 41 से प्यार हो गया है, इंडियस 41। ये जो चीज यहाँ पे बताई गई है, आवाज आ रही है ना आपको, एक बार तो क्या ही हुआ, मैं पूरा क्लास 3 घंटे का शूट कर लिया, आवाज ही नहीं आ रही थी, बताया तो था आपको पिछले क्लास में, उसके पहले भी बहुत बार हुआ है। चलो
हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो चीज है ना यहाँ पे, चेंजेस इन फेयर वैल्यू, मतलब ये एकदम मस्त चीज है, ये जो बताया है यहाँ पे। और मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या। 1 अप्रैल को आपने कोई साल शुरू किया, आप शुरू ही करते हो उसी दिन। फिर आप क्या करते हो कि आपने क्या किया, गाय खरीदी, मान लो हम लोग एनिमल की बात कर रहे हैं, आपने गाय खरीदी। उस समय उस गाय की उम्र जो थी वो 2 साल की थी। 2 साल, लेट्स टेक एग्जांपल 1 साल की थी। जन्म हुई है ऐसा क्या नहीं, मान लो 1 साल की थी। ठीक है, आपने 1 लाख का खरीदा था। ठीक, सिंगल एग्जांपल लेते हैं। 1 तारीख को आपने गाय खरीदी, 1 अप्रैल को 1 लाख की। 31 मार्च को 1 साल की जो गाय है उसकी फेयर वैल्यू दी है 1.5 लाख रुपए। सर, 50,000 का तो प्रॉफिट हो गया। हाँ, 50,000 की प्रॉफिट हुई है। लेकिन आप एक बात बताओ, वो गाय जो आपके पास है, क्या वो अभी भी 1 साल की है? अरे नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं आप। वो तो 1 साल बड़ी हो गई ना, अभी 2 साल की हो गई वो। तो सर, अब वो एनिमल जो है आपका, गाय हमारी माता है, ठीक है। इसका तो दूसरा लाइन तो मुझे जाना, तो मैं क्या ही बोलूं। ऐसे ही एक जगह मैं गया हुआ था, तो वहां पे ना ऐसे लोग कह रहे थे गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। तो कुछ पीछे से बच्चे जो थे वहां पे बोल रहे हैं तो बोले गाय हमारी माता है और बैल हमारे बाप है। इट्स जस्ट अ फन पार्ट। हाँ, वो ऐसे बोल रहे थे, मुझे इतनी हंसी आई वहां पे, क्या ही बोलो, चलो छोड़ो। तो आपका, वो बैल भी नहीं बोले थे ना, वो बैल वर्ड नहीं बोले थे, वो कुछ और ही बोले थे। ठीक है, चलो छोड़ो। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि 1 साल की जो गाय आपने खरीदी थी वो अब आपकी 2 साल की हो गई है। तो अब आपका जो वैल्यू हो गया वो 2 साल की वैल्यू आप देखोगे ना, ना कि 1 साल की वैल्यू से। अरे आप बड़े हो गए ना, आपकी वैल्यू बड़ी होगी, गाय आपकी 2 साल की होगी। तो जो 1 साल वाली वैल्यू है वो बैलेंस शीट डेट पे 1.5 लाख की हो गई। लेकिन जो आपकी 2 साल वाली गाय की वैल्यू है उस दिन, फेयर वैल्यू जो चल रही है, वो आपकी 1,80,000 रुपए हो गई। मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे मैं भी इसको रफ कर दूंगा, यहाँ पे बस आप देख लो। जैसे 1 साल की थी, ठीक है, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए थी। फिर यहाँ पे ये 2 साल की हो गई, बिल्कुल गाय हो जाएगी। तो 2 साल की जब हो गई, तो 2 साल वाली गाय की वैल्यू यहाँ पे 1,80,000 रुपए है। लेकिन 1 साल वाली गाय की वैल्यू वहां पे 1.5 लाख रुपए, कुछ वैल्यू बढ़ गई, अब महंगी हो गई है। तो जो आपकी अगर देखा जाए तो आपकी टोटल चेंज जो है, दो चेंजेस है। एक प्राइस का चेंज हुआ है, मतलब सेम लेवल पे 1 साल वाली से 1 साल वाली। तो देखो ये प्राइस का चेंज हो गया, 50,000 आपका प्राइस चेंज हुआ है। और जो 30,000 रुपए ये बढ़ा है, ये जो बढ़ा है ये आपका जो है फिजिकल चेंज की वजह से बढ़ा है ना, मतलब उम्र बढ़ने की वजह से बढ़ गई आपकी। यही यहाँ पे बता रहा है कि सर आपका, तो यानी आपकी प्रॉफिट तो हुई है 50,000, ये 30,000 ये, मतलब रिवैल्यूशन हुआ है। तो लेकिन 50,000 आपका किसकी वजह से हुआ, आपका सेम लेवल एज फैक्टर की वजह से हुआ, और ये आपका एज बढ़ने की वजह से हुआ। तो देखो यहाँ पे लिखा है फिजिकल चेंज, प्राइस चेंज। सर फिजिकल चेंज क्या होता है, सर टोटल चेंज निकाल लो, टोटल चेंज दैट इज 1 लाख, और 1,80,000 माइनस कर लो, तो यहाँ पे आपका टोटल चेंज कितना आ गया सर। टोटल चेंज सर आपका हो जाएगा ये आपका 80,000 रुपए। प्राइस चेंज कितना हुआ है सर, सेम लेवल। देखो प्राइस अगर देखा जाए, मतलब 1 साल का, 1 साल से अगर देखोगे तो प्राइस चेंज कितना हुआ है सर, 50,000। तो देखो फिजिकल चेंज कितना हो गया है सर, फिजिकल चेंज कितना हो गया आपका 30,000 रुपए, वही मैंने निकाला हुआ है। और देखो प्राइस चेंज मैंने बताया भी हुआ है आपको, कैसे निकलेगा। फेयर वैल्यू एट करेंट, फेयर वैल्यू एट ओल्ड, सेम एज ऑफ एनिमल। फेयर वैल्यू करंट कितना है, ये आपका करंट है 1 साल का 1.5 लाख रुपए, और ओल्ड कितना है 1 लाख रुपए। तो ये आपका हो गया 50,000। देखो यहाँ से ये 50,000 ये गया है। ये बहुत मस्त टॉपिक है। अभी जब आप इसका क्वेश्चन करोगे ना, मैं आपको बताऊंगा, मैं इतना मजा आएगा ना आपको। और जो संस्था ने इस बार नए नए क्वेश्चन ऐड किए ना, वो माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन ऐड किया है। ठीक है, अभी इसका क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, अभी आप देख लो। अभी जैसे देखो,
अभी ग्रांट तक हम लोग पढ़ लेते हैं, ग्रांट के बाद जो है हम लोग, ग्रांट के बाद कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है अपने पास। या चलो आ जाओ, पहले एक क्वेश्चन करा लेते हैं तुम्हें। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन करा लेते हैं। बहुत पढ़ लिया ना हम लोगों ने, आ जाओ। अरे कहाँ गया मैं, ये इतना ऊपर कैसे आ गया? अच्छा ये तो 40 के क्वेश्चन है। हाँ ये है ना। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। यार ये सेव क्यों नहीं हुआ? व्हाट हैपन? चलो आ जाओ, नहीं हुआ नहीं हुआ, अब हम लोग अपना जो भी करना है वो करेंगे इसमें। देखो क्या लिखा है, ये दोनों तो मैंने करवा लिया। अब इस पे आ जाओ। ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, देखो जो आपको मैं बुक दे रहा हूँ उसमें आंसर के साथ है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बता चुका हूँ मैं, लेकिन फिर भी आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखो, इंडिया इज जस्ट लाइक इनकम टैक्स प्रोविजन, अगर आपको प्रोविजन मालूम है आप डायरेक्ट आंसर दे दोगे। तो जब आप रिवाइज करते हो ना, तो आपको सारा चीज एक जगह होनी चाहिए, सब कुछ, मतलब आपकी बुक है बस उसी से आप सारी चीजें कर लो। तो बहुत मैंने सोच के बनाया वो, चलो आ जाओ। ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड 1 टू एंटिटी हैज अ काउ विच हैव अ गिव, अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन हो गया भाई साहब। ये तो उसका हो गया ग्रांट का क्वेश्चन, हाँ ये आ जाओ। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। उतना भी नहीं है, सॉरी है, हवा आई गया, सॉरी सॉरी सॉरी। परचेस कैटल एट एन ऑक्शन, बोली लग रही थी 2 लाख 3 लाख, ऐसे बोली लग रही थी। आपको मालूम है बोली बोली लगती है ना, हाँ। मजनू भाई वो पेंटिंग बेचता था जो उसमें। परचेज प्राइस जो थी उसकी 1 लाख रुपए थी, उसने 1 लाख रुपए लड़के ने दिया, खरीदा कैटल को। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द कैटल बैक टू द एंटिटी फार्म, अपने फार्म में लेके आया, 1,000 रुपए उसको इसमें लग गया। 1% खर्चा लगा है, 1,000 रुपए आपका लगा है, ठीक है। सर इसको जोड़ेंगे नहीं, नहीं बच्चों इसको जोड़ेंगे नहीं, इसको डायरेक्ट पीएनआर में ट्रांसफर करेंगे, बिकॉज वी आर इन द इंडिया 41, वी आर नॉट इन द इंडिया 16, बिकॉज एग्रीकल्चर एक्टिविटी सेपरेट फ्रॉम ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। सेल प्राइस दिया हुआ है एट 31 मार्च 2002। सर यहाँ पे उम्र उम्र दिया ही नहीं है, कितनी उम्र की थी, कितने के साल नहीं दिया, छोड़ो ना, जाने दो अभी। 31 मार्च को बोल रहा है, 1,10,000 रुपए उसकी वैल्यू है। कंपनी वुड हैव टू इनकर सिमिलर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सिमिलर, कौन सी सिमिलर भाई? यहाँ पे ही बोला था सिमिलर, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अच्छा इसी के बारे में बोल रहा है क्या? देखते हैं। सिमिलर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इफ इट वर टू सेल द कैटल एट ऑक्शन इन एडिशन टू ऑक्शनर फीस ऑफ 2% सेलिंग प्राइस। वो बोल रहा है ना, आपको जो ये बेचना है वो ऑक्शन में ही बेचते हो आप। तो अगर आपको ऑक्शन में बेचना है तो आपको फिर से उसको वहां पे लेके जाना पड़ेगा जहां पे ऑक्शन होता है, और आपको फिर से वो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा लगेगा। यानी ये कहना चाहता है कि सेलिंग एक्सपेंस ये 1,000 होगा इन एडिशन टू ऑक्शनर फीस, मतलब ये जो ऑर्गेनाइज कराते हैं ये सब ऑक्शन, तो वो भी तो कुछ पैसा लेते हैं ना, तो वो भी आपको 2% ऑफ सेलिंग प्राइस लेंगे। सिंपल है ना यार। वो बोला है जितने में बिकेगी 2% हम भी लेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगेगा, ठीक है, दोनों सेलिंग एक्सपेंस हो गया। ऑक्शनर चार्ज 2% ऑफ द सेलिंग प्राइस फ्रॉम बोथ, बायर से भी ले रहा है और सेलर से भी ले रहा है, सबसे लोन हमसे क्या मतलब। बोल रहा है कैलकुलेट टू बी इनिशियल रिकॉग्निशन, कितने पे होगा? अब देखो सबसे पहले इनिशियल रिकॉग्निशन के बारे में पूछा है ना, फिर उसके बाद एट द एंड भी पूछा है, तो सर कैसे होगा? मैं बता रहा हूँ ना कैसे होगा, परेशान होने वाली क्या बात है। देखो, अगर मैं बोलूं इनिशियली रिकॉग्निशन, सर इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे होगा? सर इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे होता है, मैंने आपको बताया था, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो सबसे पहले सर आपकी फेयर वैल्यू आपको मालूम है,
हम लोग कहाँ पे हैं? इनिशियल। इनिशियल मतलब कौन से डेट पे हैं? 30 जून पे हैं। 30 जून को हमारी फेयर वैल्यू मालूम है 1 लाख रुपए ही, क्योंकि उतने में ही खरीदा है तो हम यही मान के चलेंगे 1 लाख रुपए हमारी फेयर वैल्यू है। सर कॉस्ट टू सेल हमारी कितनी है? कॉस्ट टू सेल हमारी कितनी है सर? तो ये इसने बोला था ना कि सर आपका ट्रांस देखो, कॉस्ट टू सेल में आपका दो चीजें थी। पहला आपका एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था, वो बोल रहा था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो कि कितना है? 1,000 रुपये है। प्लस, ऐसे नहीं लिखते हैं, आपको ऐसे करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी सर आपकी 1,000 रुपये, ये लगेगी। और आपका कोई ऑक्शनर फीस था, कितना सर था आपका? 2%। सर ये 2% किसका निकलेगा? सेलिंग प्राइस का। तो अभी तो मैं 30 जून पे हूँ, अभी तो मैं यही मान के चलो ना, हमारे पास तो एक ही फेयर वैल्यू है 1 लाख, तो मैं इसी पे ना निकालूंगा 2%। सर आप क्या बात करो, जितने में खरीद उतने में बेचेंगे। तो आप क्या फ्यूचर की फोरकास्ट करके चलोगे कि 1,10,000 हमारी बिकेगी, ऐसा क्या? नहीं ना, तो अभी आप उतने पे ही रिकॉर्ड करोगे। अगर दिए, ऐसा होता नहीं है बच्चों, ठीक है, लेकिन अभी अपने को रिकॉग्नाइज करना है तो उसी वैल्यू पे आप 2% कैलकुलेट करोगे। उस दिन की फेयर वैल्यू दी हुई है ना, तो बस वही। कितना हो गया सर? ये 2,000 रुपये। तो यानी जो है आपका कितना आ गया? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल सर आपका कितना हो गया? डेट इज 1 लाख -1,000 -2,000। सर आप कितने में रिकॉर्ड करोगे? 97,000 में आप जो है अपनी कैटल को रिकॉग्नाइज करेंगे। देखो, 97,000 है ना? सर कैसे आया? ये ऐसे ऐसे आया, जैसे भी आया 97,000 में। एक बात बताओ, आपके पास से पैसे कितने गए हैं? सर हमारे पास से तो 1 लाख रुपए ये चले गए हैं, 1,000 रुपये ये चले गए हैं। हमारे पास से सर 1,01,000 रुपये गए हैं। जनरल एंट्री करके दिखाओ। आओ सर, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। क्या आप परेशान हो रहे हैं सर? देखो, कैटल डेबिट 97,000 टू कैश। 1 मिनट, 1,01,000 नहीं लिखता हूँ मैं, डायरेक्ट लिखूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। कैटल डेबिट हो गया सर। एक्सपेंसेस ऑन एक्विजिशन डेबिट कितना लगा है आपको? 1,000 रुपये लगा है ना मंगवाने में? लगा सर। सर एक्सपेंसेस ऑन सेल कितना लगा है सर? लगा है ना सर? 2,000 रुपये। हो गया सर। अच्छा सर, 97,000 ये हो गया, 1,000 ये हो गया, 2,000 ये हो गया, यानी आपका ये 1 लाख रुपए हो गया। तो सर मैं यहाँ पे अगर 1 लाख रुपए लिख दूं, चलेगा क्या? बताओ बताओ बताओ। सर हमारे पास से तो कितना गया? हमारे पास से भाड़ा कितना है? देखो, हमारा 1 लाख रुपए वो गया परचेज प्राइस, और 1,000 रुपये ये गया है। और ऑक्शनर फीस जो है हमने 2% वो भी दिखा दिया है। और आपका जो है और तो कुछ है नहीं बच्चों। नहीं, तो आपने इतने पर रिकॉग्नाइज कर लिया। 1 लाख रुपए, 97,000, 1,000, 2,000, यानी ये आपका जो है आपका टू कैश हुआ है 1 लाख रुपए पे। और आपका कैटल आया 97,000, ये आया 1,000, ये आया 2,000। रुक जाओ रुक जाओ, और भी होगा अभी। सब एक साथ करूंगा तो फिर गड़बड़ा जाएंगे आप। फिर इन एक्सपेंसेस को आप क्या करोगे? पीएनएल में ट्रांसफर करोगे। पीएनएल डेबिट टू एक्सपेंसेस ऑन एक्विजिशन टू एक्सपेंसेस ऑन सेल। ये एट द टाइम ऑफ एट द एंड ऑफ द ईयर है। 1,000 और 2,000, ये हो गया 3,000 रुपये। अब एक बात बताइए आप, मैं पूछ रहा हूँ आपसे,
97,000, मतलब आपने दिया था, मतलब आपके लिए पड़ा था 1 लाख रुपए, आपने रिकॉर्ड कितने में किया है? 97,000 रुपीज का। हाँ सर किया है। तो 3,000 रुपए ये भी आपका क्या हो गया? लॉस हो गया इनिशियल रिकॉग्निशन के समय। तो एक एंट्री ये भी पास होगी सर। हुआ ना कि नहीं हुआ? सर 3,000 रुपए का लॉस हुआ है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो। ये देखो, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट उसे इतना है। कैश आउटफ्लो सर 1 लाख रुपए ये हुआ है, 1,000 रुपए ये हुआ है, 2,000 रुपए ये भी हुआ है। सर क्यों 2,000 रुपए कहाँ हुआ है? यहाँ पे लिखा था ना कि 2% वो भी ले रहा है। तो आपका जो टोटल कैश यहाँ से गया था, यानी आपका टोटल कैश कितना गया था? आपका 1 लाख ये गया था, 1,000 ये गया था, दो वो तो रिकॉग्नाइज करने के लिए हमने 97,000 लिखा है, लेकिन आपका गया है पूरा 1,03,000 रुपए। तो सर यहाँ पे जो मैंने जगह छोड़ी थी, इसीलिए छोड़ी थी, यहाँ पे आप जो है इसको लिखो कि लॉस ऑन एक्विजिशन डेबिट 3,000 रुपए। ठीक है, 1 लाख के एसेट्स को 97 में 3,000 रुपए ये भी लोगे, तो आप पूरा जोड़ोगे तो 1,03,000। तो यहाँ पे जो कैश होगा आपका, ये 1,03,000 रुपए आ जाएगा। सर 1,01,000 ही गए हैं, आप 2,000 जबरदस्ती का जोड़ रहे हो। आओ 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 आओ। ये देखो क्या लिखा है ये ऑक्शनल चार्ट 2% बायर से भी ले रहा है, सेलर से भी ले रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बात? वो पैसा भी उसके पास से जा रहा है। ये एट द टाइम ऑफ एक तरीके से एक्विजिशन का ही खर्चा हो गया। चलो। हाँ, तो अब लास्ट में कैसे वैल्यू करेंगे सर? एट द एंड ऑफ द ईयर। तो देखो एंड ऑफ द ईयर में 1,10,000, ये तो सिंपल है, ये तो आपको ऐसे ही आ जाएगा। 1,10,000 रुपए वैल्यू है, और ये 1,000 रुपए ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बोल रहा है ना लगेगा बेचने के समय। फिर से हमें फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकालनी है ना। तो अगर फिर से निकालनी है तो 1,10,000 में से आप पहले ये 1,000 रुपए माइनस करोगे। ये क्या है सर? आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। फिर आपको क्या माइनस करना है? ऑक्शनर चार्ज भी लगेगा, बेचने में आपको 2% लगेंगे। तो आप 1 लाख का 2% कितना हो जाएगा? सर आपका हो जाएगा 2,200 रुपया। तो सर इतना को माइनस कर लीजिए, ये आपकी कितना आ जाएगी? 106 से 00 आपकी ये वैल्यू पर रिकॉर्ड होगी। ठीक है बच्चों, चलो। ये प्राइस चेंज फिजिकल चेंज वाला क्वेश्चन है, मैं कराऊं क्या आपको? अच्छा अभी रुक जाता हूँ मैं, अभी आप बहुत भारी हो जाएगा आज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वो। चलो इसको करा देता हूँ। ये तो हो गया ना अपना, पांचवा क्वेश्चन तो हो गया अपना। आ जाओ ये क्वेश्चन पढ़ा देते हैं। ये आ जाओ पहले ना वो खत्म कर लेते हैं, ठीक है बच्चों? फिर आपका पूरा साथ में ही कर लेंगे। बीच बीच में एक दो टॉपिक आ जाएगी ना तो फिर गड़बड़ आ जाएगा। ठीक है आ जाओ। अभी ये हो गया हमारा रिकॉग्निशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अभी हम लोग एनिमल के बारे में पढ़ रहे थे, अब उनसे अगर हमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर मिल जाता है, जैसे काऊ से आपको शिप मिल्क मिल गए, ठीक है, शिप से आपको वूल मिल गया, तो आप कैसे करोगे? तो देखो बच्चों, अगर उससे आपको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रही है तो ये आपके लिए क्या है? मैंने आपको बताया था एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट आपका इंडिया 41 में कवर होगा। उसके बाद अगर सब्सिक्वेंट प्रोसेसिंग होती है, जैसे अगर इसके बाद आपने इससे क्या बना लिया, इसके बाद आपने चीज बना दिया, पनीर बना दिया, छाछ बना दिया, तो ये आपका यहाँ पे इंडिया 2 लगेगा। वूल से आपने क्या बनाया? वूल से आपने वो था ना सिल्क, सिल्क बना लिया, ठीक है, या आपने वो यान धागा बनाया है, ठीक है, या कुछ और बनाया है वूल से सब्सिक्वेंट प्रोसेस, तो वो आपका क्या लगेगा? इंडिया 2 लगेगा। लेकिन जो डायरेक्ट हमें मिल रहा है वहां पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यहाँ पे 41 लगेगा। तो उसकी रिकॉर्ड कैसे करेंगे? तो देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इंडिया 2 लगेगा।
तो इंडेस टू यानी इन्वेंट्री, और ये पूरा आप रिकॉग्नाइज करोगे इनकम, ये आपकी पूरी क्या हो गई, इनकम। अरे यार ये तो आपका फायदा ही हो गया ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस शुड बी रिकॉग्नाइज एज एन इनकम एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। मतलब उसकी फेयर वैल्यू देखो, इंडिया 41 में रिकॉग्नाइज करना है तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, इन्वेंट्री डेबिट टू इनकम, पूरा इनकम। एट बैलेंस शीट डेट इट विल बी कवर अंडर इंडिया टू, क्योंकि अब तो वो इंडिया टू एट बैलेंस शीट डेट पे इसलिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वो एज्यूम कन्वर्जन, एज्यूम्ड कन्वर्जन, कन्वर्जन होने के बाद की बात हो रही है, कन्वर्जन हो गया तो आपका इंडिया टू लगेगा। फिर आ जाइए, अभी हो गया एनिमल के बारे में, फिर हो गया आपका उससे अगर कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फिर अगर मान लो बोनस हो गया आपको, कुछ काव्स जन्म ले लिए, बेबीज बर्थ हो गई, तो सर उस केस में क्या होगा, उस केस में सीधा आप, वो आपके एनिमल है, एनिमल को रिकॉर्ड करेंगे ही, रिकॉग्नाइज करेंगे ही, और पूरी आपकी क्या मानी जाएगी, आपकी इनकम मानी जाएगी, 100% ये आपका इनकम हो गया। हुआ ना, फायदा हुआ आपको पूरा। सर कैसे फायदा हुआ, अरे फायदा हुआ है बच्चों, आपके पास नहीं थी वो, एकाएक आपको जन्म हो गई, एकाएक क्या मतलब जन्म होके आ गई तो वो आपकी इनकम हो गई। ठीक है, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, वैसे ही। बस इसमें एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बोला है कि इग्नोर प्राइस चेंज एंड फिजिकल चेंज एट द एंड ऑफ द, मतलब जैसे 1 अप्रैल को आपने शुरू किया, आपके पास एक गाय थी, फिर 30 जून को उसने एक बर्थ काफ्स को जन्म दिया, मतलब उस एक बछड़ा उसमें से आया, गाय से बच्चा जन्म हुआ, बछड़ा 30 जून को। फिर वो बोल रहा है 30 जून को आपको अगर रिकॉग्नाइज करना है तो आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, मतलब 30 जून को बच्चा जन्म हो गया, फिर 31 मार्च को आपको रिकॉग्नाइज करना है। तो देखो 30 जून से लेके 31 मार्च तक वो 6 महीने की तो हो गई, 6 महीने की हो गई। तो आप यहाँ पे फिर से सोचोगे सर प्राइस चेंज और फिजिकल चेंज यहाँ पे आप निकालना होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि बेटा वो 30 जून पे थी ही नहीं ना, वो तो उस दिन उसका बुक्स में नहीं थी ना, तो इसीलिए जो भी पूरा आपको फेयर वैल्यू लास्ट में मिलेगी वो पूरी जो है इनकम मान ली जाएगी। ठीक है बच्चों, इनकम तो है ही, चाहे दूध मिले चाहे बछड़ा मिले, वो पूरी इनकम हो जाएगी। अब आ जाते हैं, अगर बायोलॉजिकल, अभी हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल एसेट्स अगर एनिमल है, अब अगर प्लांट है तो क्या होगा, तो प्लांट है तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाला रूल लगेगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाला रूल क्या कहता है, अरे मैंने अभी आपको बताया ना, वो इन्वेंट्री डेबिट टू इनकम, तो वो यहाँ पे करना है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल करना ही है। ठीक है, डेट इज इन्वेंट्री डेबिट टू इनकम, बस यही, और कुछ नहीं। अब देखो क्या लिखा है, all the expenses which are incurred for growth, routine maintenance, biological assets of biological assets should be written off in income statement। ये कहाँ जाएगा आपका इनकम, अरे यार उससे अगर जो प्रॉफिट हो रहा है वो आप इनकम स्टेटमेंट में डाल रहे हो तो उसे खर्च भी इनकम स्टेटमेंट में डालोगे, बस वही। नोट, व्हेन फेयर वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल एसेट इज नॉट रिलायबली मेजर, मतलब फेयर वैल्यू आपको मेजर नहीं हो पा रही है या उस पर रिलायबल नहीं किया जा रहा है, तो देन बायोलॉजिकल एसेट शुड बी वैल्यूड। तो बायोलॉजिकल एसेट देखो, हम बार बार कह रहे हैं आपसे कि बायोलॉजिकल एसेट को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, अगर नहीं दिया तो आप क्या करोगे, तो सर हम लोग कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे, अगर कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो तो होगा ही, वो माइनस करेंगे, अगर कोई इम्पेयरमेंट लॉस है तो वो भी माइनस करेंगे। सर कैसा आपने इंडिया टू लिखा हुआ है, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है, मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम लोग इंडिया 16 में पढ़ेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस हम लोग इंडिया 36 में पढ़ेंगे, कॉस्ट तो इंडिया टू बता देगा आपको। या यहाँ से ना आप इसको ना रफ कर दो, यहाँ पे ना ये होना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, बस और कुछ नहीं। फेयर वैल्यू नहीं दिया है तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस इंपेयरमेंट लॉस। और ऐसा कब होता है कि जब फेयर वैल्यू न मिले, देखो फेयर वैल्यू नॉट रिलायबली मेजर, देखो ये रीजन है, मार्केट प्राइस इज नॉट अवेलेबल, फेयर वैल्यू नॉट रिलायबल, रिलायबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है, बस ये सब। आज लगता है हम लोग पूरी थ्योरी खत्म कर दिए हैं। हाँ हाँ, अब कल केवल प्रैक्टिकल रहेगा, बस 41 कवर अपना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए कर लोगे। ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, मैंने आपको बताया था क्या क्या कवर है, बायोलॉजिकल एसेट्स था, आपका ग्रांट था, प्लांट एनिमल था, वही बायोलॉजिकल एसेट्स। तो गवर्नमेंट ग्रांट में क्या कहता है, मतलब आपको ग्रांट मिला है एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए तो आप क्या करोगे, तो मैंने आपको बोला है कि ग्रांट रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसेट्स शुड बी कवर्ड अंडर दिस इंडिया 41।
ठीक है, ग्रांट विल बी कवर अंडर, मतलब अदर ग्रांट विल बी कवर इंडिया 20, जैसे आपका वहां पे आपका मेरे ख्याल से AS 12 था गवर्नमेंट ग्रांट के लिए, यहाँ पे इंडिया 20 है। सर आपको सब AS के नाम याद है क्या? अरे मैंने बहुत उसको ना रिमेम्बर किया था तो बहुत याद है, मतलब ऐसे बार बार मैं पढ़ाता रहता हूँ ना तो वो याद हो गया। याद रखने का सिंपल सा लॉजिक है, एज मच यू रिवाइज, रिवाइज, जितनी बार तुम रिवाइज कर सकते हो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। 100 टाइम रिवाइज करो, 100 बार, 200 बार, 300 बार। सर इतना टाइम नहीं है, निकालो, प्लान करिए। पूरी सारी चीज ना प्लानिंग पे है, जैसा आप प्लान करेंगे। कुछ लोग ना प्लान नहीं करते हैं। देखो मैं ये मान रहा हूँ कि चीजें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, लेकिन प्लान करो, फिर अगर जो तुम्हारी इर्द गिर्द चीजें हो रही हैं उनके अकॉर्डिंग अपने चीजों को इस्टेब्लिश करो। प्लानिंग के बाद उसका एग्जीक्यूशन जरूरी है, एग्जीक्यूशन के बाद उसको टाइम टू टाइम जो है आपको क्या लग रहा है उसमें अपडेट करने के लिए जो जरूरी है। मैं बार बार चेंज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ प्लान, वो भी गलत है। लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, प्लानिंग में अब जो है थोड़ा सा उसमें, जैसे कहते हैं ना कि ये प्लान बी, ये फेल हुआ, ये करना है, या उसमें आपको कुछ अपडेट करना है तो वो करिए। जब आप ये सब कुछ करोगे ना तब आपका जो है, तब ना आपको रिजल्ट मिलेगा। अब बिल्कुल मिलेगा यार। तो देखो, बायोलॉजिकल एसेट्स मेजर एट कॉस्ट, मतलब अगर बायो, देखो क्या लिखा है, फॉलोइंग टू केस कवर। अगर आपका बायोलॉजिकल एसेट दैट इज लिविंग प्लांट और लिविंग एनिमल की फेयर वैल्यू नहीं पता है और उसको कॉस्ट पे मेजर किया जा रहा है, तो मतलब फेयर वैल्यू नॉट गिवन या नॉट रिलायबल, तो आप कहाँ पे जाएंगे? इंडेस 20 में जाएंगे, गवर्नमेंट ग्रांट वाले में। भले आपका बायोलॉजिकल असेट से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड है, लेकिन अगर वो उसकी फेयर वैल्यू नहीं पता है तो आप यहाँ पे उसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते। सर ऐसा क्यों? देखो बच्चों, ऐसा इसलिए कि आपको उसकी फेयर वैल्यू पता ही नहीं है, बायोलॉजिकल असेट्स या एनिमल की, मतलब लिविंग प्लांट और लिविंग एनिमल की वैल्यू नहीं पता, औकात नहीं पता उसकी, फेयर वैल्यू। तो हमारा जो इंडेस 20 है वो क्या कहता है कि ये नॉन मॉनेटरी ग्रांट है, मतलब फ्री में आपको मिल गया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा कुछ। मॉनेटरी कंसिडरेशन, नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, एक्सपेंसेस के लिए या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, फिक्स एसेट खरीदने के लिए, तो वहां उसकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन होगी। यहाँ पे तभी जब आपकी फेयर वैल्यू पता है तो ही। तो देखो, यहाँ कब कवर होगा? जब आपकी फेयर वैल्यू पता है, मतलब कब वैल्यू हो रही है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल अगर हो रही है तो। सर कॉस्ट टू सेल नहीं पता है, देखो ऐसा नहीं होता, कॉस्ट टू सेल आपको पता चल जाता है, थोड़ा सा माइनर कॉस्ट। तो इसमें आता है अगर पता है तो दो कंडीशन, ग्रांट इज कंडीशनल, ग्रांट इज अनकंडीशनल। मतलब ग्रांट में अगर कंडीशन अटैच है और कंडीशन अटैच नहीं है। अगर अटैच नहीं है कंडीशन, सबसे पहले ये देख लो बी वाला, कंडीशन अटैच नहीं है तो सीधा पीएनएल में। अगर ये कंफर्म हो गया, सर्टेनिटी हो गई कि ग्रांट आपको मिलेगी, रिसीवेबल हो गई, ठीक है, मतलब रिसीव हो जाएगी इसी साल या अगले साल या 2 साल, तो आप उसको पीएनएल में रिकॉग्नाइज करोगे। अगर वो कंडीशन है तो आफ्टर फुलफिलिंग ऑफ कंडीशन, जब ये कंडीशन मेट हो जाएगी, मेट मतलब कंडीशन पूरी हो जाएगी, तभी जाके आप उसको रिकॉग्नाइज करोगे। सर आधा हो गया तो चलेगा क्या? नहीं, जब कंडीशन पूरी हो जाएगी तब आप रिकॉग्नाइज करेंगे। डिपेंड ऑन द क्वेश्चन यार। तो फिर आपका आता है क्या? डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर में क्या देना है सर? डिस्क्लोजर बहुत जरूरी है। जब आप सीए बन जाएंगे ना तो आपको ये सब डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। जब आप अपना ऑडिटर रिपोर्ट देते हैं सब उस पर डिस्क्लोजर रहता है। डिस्क्रिप्शन, बायोलॉजिकल एसेट्स, एक्टिविटी, कैसे एक्टिविटी करते हो, कौन कौन से एसेट्स है आपके पास, कितना पीएल रिकॉग्नाइज किया, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, दैट इज मतलब ओपनिंग में कितना आपके पास बायोलॉजिकल एसेट्स था, एडिशन कितना हुआ, डिलीशन, डिलीशन नहीं होता, मतलब कुछ सेल हो गए हैं, या कोई गाय या भैंस भगवान न करे कभी मर जाती है, अगर आपको फेयर वैल्यू नहीं मिल पा रही है तो उसका रीजन बताइए। गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज कैसे किए हैं वो बताइए, बस और कुछ नहीं यार। खत्म हो गया आपका 41। सॉरी सॉरी। तो देखा आपने, हम लोग का पूरा हो गया इंडेक्स 41। अब बस क्वेश्चन करने हैं यार, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत मजे आएंगे आपको क्वेश्चन करने में। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।